एवरीवन, वेलकम करता हूँ मैं आप सबको हमारे चैनल फिजिकल एकेडमी पर। ठीक है, प्लीज़ हमारे वीडियो को जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उन सबको मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे वीडियोस को अपने जितने सारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें ताकि उन सबको भी फ्री कंटेंट मिल सके। ठीक है, हमारा प्रोग्राम का यही पहला स्टेप था। ठीक है, तो प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं नए, उनको बहुत मेरा रिक्वेस्ट है कि वो लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, एंड वीडियो को अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि उन सबको भी फ्री से कंटेंट मिल सके, ताकि उनको भी समझ में आए। ठीक है, तो फिर चलते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा हमारे चैनल का नेम है फिजिकम एकेडमी। यहाँ पे हम लोग आपको आईआईटी जाम 2023 के लिए फ्री पे फिजिक्स एंड एज वेल एज केमिस्ट्री का कोर्स करवा रहे हैं। ये हमारा प्रोग्राम था 3 मंथ का। ठीक है, तो 3 मंथ में हमने ऑलरेडी बहुत कुछ मेरा जो पोर्शन था केमिस्ट्री में मैं आपको पढ़ाने वाली थी फिजिकल एज वेल एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो फिजिकल में अब तक हमने 2 महीने में जुलाई अगस्त के महीने में सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, एडजॉर्प्शन, ठीक है, और तो ऐसे बहुत सा सॉल्यूशन कोलिगेटिव भी मैंने ख़त्म किया था, अभी अभी ख़त्म हुआ आपका। तो उन सब का मैंने करवा दिया था आपको। ठीक है, अगर आपको किसी भी चैप्टर का शॉर्ट नोट चाहिए या फिर किसी भी तरह का नोट चाहिए तो प्लीज़ हमारे इस चैनल के नीचे इस जो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर क्या कीजिए कि इस वीडियो के नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल एज टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए एंड वहाँ से हमें कमेंट कीजिए या फिर वहाँ से हमें मैसेज कीजिए कि हाँ मैम हमें ऐसा चाहिए कुछ। ठीक है, तो फिर ठीक है, हम आपको ज़रूर मदद करने की कोशिश करेंगे। फिर चलिए हम आज, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो लोग हमारे रेगुलर देख रहे हैं हमारे वीडियोस को, वो स्टूडेंट के लिए मैंने आपको मैसेज करके बताया था ग्रुप्स में कि हम आज से मेन ग्रुप पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो मेन ग्रुप पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है, मैं आपको एक पीडीएफ में से पढ़ाऊंगी। मेन ग्रुप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसमें से मैक्सिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता ही है। ठीक है, मैक्सिमम आपको 5 to 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कोई कोई 2 मार्क्स का हो सकता है, कोई भी आपका एक एक एमसीक्यू हो सकता है या फिर एमएसक्यू हो सकता है। ठीक है, नैट सेक्शन इनऑर्गेनिक से इतना ज़्यादा नैट नहीं आता, फिजिकल से ही सिर्फ नैट आता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो उसको हम बोलते हैं आईआईटी एग्जाम में नैट। ठीक है, तो जो लोग गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी ये वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितना मैं आपको मेन ग्रुप पढ़ाऊंगी वो उतना आपका नेट, गेट एज वेल एज आईआईटी एग्जाम के लिए काफ़ी होगा, क्योंकि मेन ग्रुप केमिस्ट्री जो है वो बहुत बड़ा पोर्शन है। ठीक है, तो एग्जाम्स में इसका बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक का ये एक बेस है। तो आज से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ इसको डेली अटेंड करना। इसका मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी, आपको ग्रुप में मिल जाएगा। लेकिन प्लीज़ जो लोग वीडियोस को देख रहे हैं प्लीज़ स्किप मत करके पूरा शुरू से ख़त्म तक देख लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ नोट्स पढ़ने से काफ़ी नहीं होता। अगर आपको एक्स्ट्रा बुक्स पढ़नी है तो आप एक बुक फॉलो कर सकते हैं, जेडी ली। ठीक है, आपको गूगल में से इसका पीडीएफ मिल जाएगा, गूगल कीजिए एंड आप वहाँ से बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल में से पढ़ने के लिए दिक्कत आ रही है तो आप लैपटॉप में फाइल को शेयर करके वहाँ से भी पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टिप्स था आपके लिए। ओके, माय इंट्रोडक्शन। तो दिस इज शिवानी हियर। ठीक है, एंड आई एम फ्रॉम फिजिकल एकेडमी। मैं आपके लिए आज से मेन ग्रुप केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मेन ग्रुप, जैसे कि अगर आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमारे चैनल पे देखा होगा या फिर कहीं से भी पढ़ लीजिए आप, मेन ग्रुप सबसे पहले आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अगर आप नहीं पढ़े तो मेन ग्रुप केमिस्ट्री में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पहले पढ़िए, उसके बाद जाकर मेन ग्रुप केमिस्ट्री को देखिएगा। मेन ग्रुप केमिस्ट्री मतलब हमारे जो केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल होता है वहाँ पे जो 118 एलिमेंट्स होते हैं उसी का ब्रीफ डिस्कशन है। ठीक है,
मेन ग्रुप में एक्चुअली में हम मेन ग्रुप में क्या पढ़ेंगे, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसका पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे कैसे होते हैं उसको देखेंगे, उनका कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, उनका कलर क्या होता है, उनका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, कैसे कैसे रिएक्शन होता है, और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेंगे। एंड ये जो पीडीएफ है, यहाँ से ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है वहाँ से आपको जो एंट्रेंस में तो क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। आपको इंटरव्यू में भी घुमा फिरा के पूछ लेगा कोई भी रिएक्शन, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, कुछ दिमाग से सब कुछ खाली करके सिर्फ लेक्चर्स को अटेंड कीजिए। एंड ये नोट्स में जितना दिया है सिर्फ आपको उतना पढ़ना है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ भी कहीं से भी आप ना पढ़े तो ही अच्छा है, ठीक है। ऑलरेडी आपका सितंबर आ गया है, ठीक है। तो आप जितना जल्दी कोर्स ख़त्म करके जितना जल्दी रिवाइज करेंगे एंड जितना प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा। तो जल्दी जल्दी पहले कोर्स ख़त्म करेंगे। ओके, तो मैं इतना बोल रहा था आपको कि ये जो पीडीएफ में से मैं आपको पढ़ाऊंगी उतना ही काफ़ी होगा आपके लिए। इन्हीं से ही क्वेश्चन आएगा, बाहर से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हैं तो आप जेड डी ली बुक फॉलो कर सकते हैं, जेड डी ली, ठीक है। ऑथर का नेम है ये बुक का, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत अच्छा बुक है, तो इस बुक्स को आप रिफर कर सकते हैं। और अगर आपको एक्स्ट्रा बुक चाहिए तो पूरी शर्मा कालिया है, ठीक है। पूरी शर्मा कालिया, ठीक है। ये बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये जो नोट मैं आपको दे रहा हूँ इतना ही काफ़ी रहेगा आपको, और ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपके लिए, ठीक है। ओके, सो फिर चलते हैं, डिस्कस करना शुरू करते हैं हमारा मेन ग्रुप केमिस्ट्री। ओके, तो मेन ग्रुप केमिस्ट्री में देखिए, मेन ग्रुप केमिस्ट्री हम पहले पढ़ेंगे एस ब्लॉक क्या होता है। एस ब्लॉक में हम एक्चुअली में क्या क्या पढ़ते हैं, कैसे कैसे एलिमेंट इंक्लूड होते हैं, अल्काली मेटल एंड अल्काली अर्थ मेटल्स, ठीक है। हम आज डिस्कस करेंगे सिर्फ अल्काली मेटल्स के बारे में। ओके, अल्काली मेटल्स में आपके पास क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, उसके बारे में हमें कोई डाटा नहीं चाहिए, सिर्फ इतना एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये 3 एलिमेंट्स, इसके बारे में बहुत ज़्यादा लंबा डिस्कशन चलेगा, ठीक है। मतलब अच्छे से पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट को, क्या क्या होता है। प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए इसको। कई स्टूडेंट के प्रॉब्लम ये होता है कि मेन ग्रुप केमिस्ट्री याद नहीं रहता। देखिए, आप जितना बार इसको रिवाइज करेंगे उतना जल्दी याद रहेगा। सिर्फ ये पीडीएफ में जितना आपको प्रोवाइड करूँगी सिर्फ उतने को आपको पढ़ना है, और ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर आप इतने को ही याद रख लें तो यहाँ से ही क्वेश्चन आ जाएगा, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इस पीडीएफ को लाइन बाय लाइन याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में ये सारे एलिमेंट्स जो अल्काली मेटल्स है, एस ब्लॉक में अल्काली मेटल की हम बात करेंगे। अल्काली मेटल में क्या क्या एलिमेंट इंक्लूड है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। तो उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, लिथियम का होता है 3, सोडियम का होता है 11, पोटासियम का होता है 19। ऐसा आपको ये कैसे होता है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, याद है आपको ये। तो लिथियम का होता है क्या, 3, ठीक है। सबसे पहले तो हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का क्या बोलते हैं, उसका पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। वो ग्रुप 1 में भी रह सकता है एंड ग्रुप 17 में भी रह सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने अल्काली मेटल्स के लिए हाइड्रोजन को कंसिडर नहीं किया है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 1, तो 1 + 2 3। उसके बाद सोडियम की अगर मैं बात करूँ तो 3 + 8 11। उसके बाद पोटेशियम की अगर मैं बात करूँ तो 11 + 8 = 19, ठीक है। ऐसे ऐसे तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। इसको ध्यान से, एलिमेंट को आपको, जो बच्चों का याद नहीं है, मिनिमम आपको पीरियोडिक टेबल में
40 एलिमेंट को याद करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने बीएससी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप लोग अभी बीएससी कर रहे हैं एंड आगे जो जाकर आईआईटी या फिर एनआईटी में जाकर या फिर कोई भी मतलब गवर्नमेंट कॉलेज या फिर कोई भी प्राइवेट कॉलेज में आप पढ़े, आप लोग एमएससी अगर करेंगे तो मिनिमम आपको, जो लोग केमिस्ट्री में कैरियर करना चाहते हैं, मिनिमम आपको तो 40 एलिमेंट याद करना ही होगा, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट करते हैं तो प्लीज़ अपना 40 एलिमेंट को याद कर लीजिए, ठीक है। तो इसको इसका एक आपको शॉर्टकट फॉर्म भी मिल जाएगा, आप उसको भी देख के याद कर सकते हैं, ठीक है। तो लिथियम का होता है क्या 3, सोडियम का होता है 11, पोटेशियम का होता है 19, रूबिडियम का होता है 37 एंड सीजियम का होता है 55, ठीक है। फ्रांसियम का होता है 87। फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसके बारे में प्रॉपर्टीज जानने की हमारे अभी जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो प्रीवियस 5 एलिमेंट का प्रॉपर्टीज याद रखना होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा 2 1 होगा, मतलब ऐसा क्यों होता है, इसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आकर एस ऑर्बिटल में आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट जो आउटर मोस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो आकर एस ऑर्बिटल में आ रहा है, तो इसीलिए हमने इसको बोला कि एस ब्लॉक एलिमेंट। वैसे ही पी ब्लॉक हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है वो आकर पी के ऑर्बिटल में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक। एंड एस का एस सब सेल में जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन आएगा उसको हम बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पे देखिए 2 1 आ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिखे तो 1:2s1, तो एस में आ रहा है, एस में आ रहा है, इसीलिए हमने उसको बोला क्या एस ब्लॉक, ठीक है। तो लिथियम का होगा 1:2s1। अपने अगर आप रफ किताब लेके बैठे हैं तो प्लीज़ उसको लिख लीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो वैसे ही सोडियम का क्या होगा 1:2s2 2p6 3s1। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि देखिए ये जो पर्टिकुलर दिया है, ये दिया है के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल में, ठीक है। एंड इसको दिया है हमारा जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, ठीक है। तो वैसे ही पोटेशियम का हो जाएगा क्या 2 8 8 1 और 1:2 2p6 3:2 3p6 4s1, ठीक है। एस ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। डी डी सबसेल में हमारे पास, सॉरी डी ऑर्बिटल में आपके पास कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एंड एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। एस पी डी एफ ये 4 मेन आपका जो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से एफ ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, सॉरी मतलब एफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सिर्फ एस ऑर्बिटल में आ रहा है, तो इसीलिए उसका एस ब्लॉक दिया गया है, ठीक है। तो इसका ये होगा आपका कॉन्फ़िगरेशन। एंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आ रहा है किसके ऊपर, एस ऑर्बिटल के ऊपर, इसीलिए वो एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर एंड इसको हम बोलते हैं अल्काली मेटल्स। अल्काली मेटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब उसका हम एक्वस सोल्यूशन लेते हैं वो अल्काली जैसा दिखाता है प्रॉपर्टी, इसीलिए हम उसको बोलते हैं अल्काली मेटल्स, मतलब बेसिक प्रॉपर्टी उसका। अगर हम एक्वस सोल्यूशन लेते हैं ये सब मेटल का तो वो क्या करता है अल्काली, मतलब बेसिक कैरेक्टर दिखाता है, इसीलिए, और अल्काली कैरेक्टर दिखाता है इसीलिए उसका नाम है अल्काली मेटल्स, ठीक है। तो उसका मेटालिक लस्टर होता है, दीज आर मेटल्स। क्यों मेटल्स है, क्योंकि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो सकता है, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये ग्रुप में उनका बहुत ज़्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। वो खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरों को रिड्यूस करते हैं, तो ये जो एलिमेंट्स है वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना। एंड इनका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, या फिर नहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा वहाँ पे आपने एक टेबल देखा होगा एलिमेंट्स का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल का एक आरो देखा होगा। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो सबसे ऊपर लाई करते हैं, ठीक है। इनका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, दूसरों को रिड्यूस करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है। रिड्यूस करना मतलब दूसरों को इलेक्ट्रॉन देते हैं, एंड ऑक्सीडाइज होना मतलब
दूसरा मतलब ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना, ठीक है। ऑक्सीडेशन होना मतलब लूज करना। देखिए यहाँ पे वैलेंस से इलेक्ट्रॉन क्या है, वन, सिर्फ ओनली वन इलेक्ट्रॉन है। एंड अगर ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसका नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो इसीलिए वो देखिए आपको पता होगा कि सारे जो नेचर में जो सारे सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो हमेशा स्टेबल स्टेट में आने की चाहते हैं, ठीक है। हमेशा एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सबसे सब सारे के सारे एलिमेंट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करना चाहते हैं। तो अगर नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहेंगे तो उनको एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनका साइज भी बहुत बड़ा होता है, तो इजीली वो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो इजीली एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। सॉरी गाइस फॉर द साउंड, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन को वो इजीली डोनेट कर सकते हैं। इसको हम आगे जाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इसीलिए वो मेटल्स है, क्योंकि मेटल जो होता है वो इजीली उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, ठीक है। ओके, उनका मेटेलिक लस्टर होता है। द सिल्वरी लस्टर ऑफ अल्काली मेटल्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाईली मोबाइल इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटेलिक लैटिस, ठीक है। हाईली मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उनके बीच में ये जो एलिमेंट्स होते हैं उनका कलर थोड़ा सिल्वरी आता है, ठीक है। क्यों सिल्वरी आता है, सिल्वरी लस्टर ऑफ अल्काली मेटल्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाईली मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटेलिक लैटिस। लैटिस क्या है मैंने आपको बताया था सॉलिड स्टेट में, आरे ऑफ पॉइंट। लैटिस मतलब क्या, आरे ऑफ पॉइंट, जो एक स्पेस में एलिमेंट्स जो एक दूसरे के साथ रिप्रेजेंट होते हैं, या फिर ऑर्डरली उनका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है एक स्पेस में, उसी को बोलते हैं स्पेस लैटिस। तो मेटल में जो एलिमेंट्स जैसे रिप्रेजेंट हुए हैं उनको बोलते हैं मेटेलिक लैटिस, ठीक है। तो मेटेलिक लैटिस में ड्यू टू हाईली मोबाइल इलेक्ट्रॉन, इनका साइज बहुत, एक तो उनका साइज बहुत बड़ा होता है, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर वो एक को लूज कर देगा तो वो इजीली नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर सकता है। तो इसीलिए वो क्या करता है कि इजीली डोनेट कर देता है, मतलब थोड़ा अगर हीट आप देंगे या फिर थोड़ा अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो अल्काली मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इसीलिए उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत ही हाईली मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इसीलिए उनका सिल्वरी लस्टर होता है, ठीक है। एंड सॉफ्टनेस, देयर बीइंग ओनली ए सिंगल इलेक्ट्रॉन पर एटम, ओनली मतलब पर एटम जो मेटल है, जो पर्टिकुलर मेटल पीस है, वहाँ पे मान लीजिए कि हमने लिया सोडियम का मेटल पीस, ठीक है। तो आपने अगर लैब में देखा होगा एक्सपेरिमेंट करते वक्त, ठीक है, वहाँ पे अगर आपने सोडियम मेटल को देखा होगा या फिर उसको कट किया होगा तो वो इजीली नाइफ से कट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि पर जो सोडियम का लैटिस है, मेटल लैटिस, वहाँ पे पर सोडियम एटम वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड द मेटेलिक बॉन्डिंग इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मेटेलिक बॉन्डिंग जो होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, अच्छे से समझिएगा एंड आपको याद रह जाएगा, ठीक है। पर एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एंड मेटेलिक बॉन्डिंग जो होता है, देखिए अगर आपके पास जो सिंगल बॉन्ड है एंड जो डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका आ जाता होगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का। अगर आपके पास मान लीजिए कि सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आप, अगर इमेजिन कीजिए दो दो दोस्तों खड़े हैं, ठीक है। अपने एक एक हाथ पकड़ कर खड़े हैं, ठीक है। अगर वो दो लोग एक दूसरे के दोनों हाथों को पकड़ के खड़े रहे, एंड मान लीजिए कि एक दो लोग आए एंड वो एक दूसरे को जोर से हक किए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसका होगा, जो लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे को मतलब हक किए होंगे उनका ज्यादा होगा स्ट्रेंथ, उनको अलग करने के लिए हमें ज्यादा स्ट्रेंथ देना पड़ेगा। एंड अगर आपके पास अगर सिंगल हाथ पकड़ के जो लोग खड़े हैं उनको अलग करना इजी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसीलिए बॉन्डिंग जो होता है, उनका बॉन्डिंग के केस में जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सबसे वीक होता है, डबल बॉन्ड जो होता है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, इसको हमेशा याद रखना। सिंगल बॉन्ड जो होता है उनका स्ट्रेंथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड से कम होता है, तो ठीक है। तो इसीलिए मेटालिक बॉन्डिंग इज नॉट आज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके बॉन्ड किए, ठीक है। मेटालिक बॉन्डिंग मैंने आपको सॉलिड स्टेट में बताया था कि कैसा होता है। मेटालिक में जो कर्नल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो न्यूक्लियस है ना,
वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके मेटल लैटिस में प्रेजेंट होते हैं एंड उनके अराउंड ऐसे बहुत सारे कॉर्नेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड उनके अराउंड फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। आज जैसे कि हमने सी का बात किया था, जो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल हमने बात किया था ना, तो कर्नल्स प्रेजेंट होते हैं एंड उनके अराउंड इलेक्ट्रॉन का एक सी होता है, तो इसीलिए जो मेटेलिक बॉन्डिंग होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मेटल आर सॉफ्ट इन नेचर, हाउएवर द सॉफ्टनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। एक छोटा देखिए जो जितना हम ग्रुप से लिथियम से जितना हम सीजियम तक जाएंगे, मतलब एक ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे गए हम तो हमारा मेटल का साइज इंक्रीज करेगा। एलिमेंट जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट होगा उनका साइज इंक्रीज करेगा। क्यों साइज इंक्रीज करेगा? क्योंकि उनके अराउंड वैलेंस सेल ऐड हो रहा है ना। देखिए लिथियम में सिर्फ 1:2:2 था सेल, लेकिन अगर मैं सीजियम की बात करूँ यहाँ पे, तो सीजियम में क्या है? देखिए यहाँ पे कितने सारे सेल्स है, 1:2:p, 3:3p, 3d है, 4s4p, 4d भी है, 5s5p, 6s आकर रहेगा, तो इसका साइज तो बहुत बढ़ गया ना। तो इसीलिए जितना साइज बढ़ेगा उतना आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम मतलब डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो सॉफ्ट इसीलिए क्या होता है कि सॉफ्टनेस जो होता है वो इंक्रीजेस with the increase in atomic number because there is continuous decrease of metallic bond strength on account of increase in atomic size। आपका एटॉमिक साइज धीरे धीरे इंक्रीज करता जाता है, इंक्रीज करता जाता है, इंक्रीज करता जाता है। इसके रिगार्डिंग क्या होता है कि मेटालिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ जो है वो धीरे धीरे और भी ज्यादा डिक्रीज करता रहता है, डिक्रीज करता रहता है, ठीक है। मान लीजिए कि दो पतले पतले लोग एक दूसरे को हक करके खड़े हैं एंड दो मोटे मोटे लोग एक दूसरे को, देखिए मैं किसी को भी गलत मुझे गलत मत समझिएगा, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इजी में आपको समझ में आ जाएगा। इमेजिन कीजिए दो पतले पतले लोग एक दूसरे को हक करके खड़े हैं, ठीक है। तो उनके बीच में जितना वो इजीली जितना उनके बीच में बॉन्ड बन पाएगा या फिर जितना उनके बीच में इजीली बॉन्डिंग हो सकता है, तो अगर दो मोटे मोटे लोग एक दूसरे को हक करेंगे तो उनके बीच में वो इतना ज्यादा उनके इजीली वो एक दूसरे को हक नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए क्या होगा कि उनके बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, मतलब एक दूसरे को वो इतना कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। समझने की कोशिश कीजिए। तो इसीलिए क्या होगा कि जितना साइज आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा उतना आपके पास मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड डिक्रीज इन द मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। ओके, ये था आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज जो था, एक सॉफ्टनेस एंड मेटल लॉस्टर। बिगर इज द साइज ऑफ द मेटल कॉर्नेल, वीकर इज द मेटल बॉन्डिंग। कॉर्नेल मतलब एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद जो पॉजिटिव न्यूक्लियस रह जाता है। वैलेंसी सेल में मान लीजिए कि 1:2:2 है ना, लिथियम में 1:2:1 है। तो लिथियम क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद जो 1:2 बचता है उसी को न्यूक्लियस के साथ उसी को बोलते हैं कॉर्नेल्स, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद जो बचा रहता है एटम उसको हम बोलते हैं कॉर्नेल्स, ठीक है। तो बिगर जितना साइज आपका मेटेलिक कर्नेल का या फिर मेटेलिक साइज जितना बढ़ेगा हमारा मेटेलिक बॉन्डिंग जो होगा वो उतना वीकर होता रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं एटॉमिक रेडी एंड आयोनिक रेडी की बात करूं, एटॉमिक रेडी मतलब एटम का जो रेडियस होगा एंड आयोनिक रेडी मतलब क्या, आयन का एक पर्टिकुलर आयन का जो रेडियस होगा, ठीक है। तो मेटालिक अगर मैं एटॉमिक रेडी की बात करूं तो एटॉमिक रेडी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप देख लीजिएगा, ठीक है। 1.23 है लिथियम में, सोडियम में है 1. एंगस्ट्रॉम में ध्यान में रखिएगा, ये 1.23 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। एंड सोडियम में क्या है 1.57 एंगस्ट्रॉम। पोटेशियम में ऐसे 2.03 एंगस्ट्रॉम। देखिए कैसा रेडियस का वैल्यू इंक्रीज करता जा रहा है। अगर रेडियस इंक्रीज करेगा तो उसका साइज भी इंक्रीज करेगा, जो पर्टिकुलर मेटल स्फीयर होगा है ना, पर्टिकुलर एटम का पर्टिकुलर मेटल का जो मेटल एटम का जो स्फीयर होगा वो अगर रेडियस इंक्रीज करेगा तो वो भी इंक्रीज करता रहेगा ना। तो एटॉमिक वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीज विथ एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। मतलब एटॉमिक वॉल्यूम मतलब एटम के बीच में जो एटम का जो वॉल्यूम होगा, एटम का जो स्फीयर का साइज। लिथियम में मान लीजिए कि जैसे कि लिथियम में ऐसे अगर एक स्फीयर हुआ तो सोडियम में इतना बड़ा होगा, पोटेशियम में और इतना बड़ा होगा, सीजियम में और इतना बड़ा होगा स्फीयर, ठीक है। उनके बीच में अगर स्फीयर ज्यादा इंक्रीज करेगा तो स्फीयर का अगर साइज इंक्रीज हुआ छोटे से बड़े तक,
अगर तो उनके बीच में जो एटॉमिक वॉल्यूम होगा वो भी इंक्रीज करेगा, है ना। ठीक है। अगर अब हम बात करते हैं डेंसिटी। ठीक है, आपको पता होगा कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है कि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है ना। डेंसिटी होता है क्या, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है। अगर एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज किया इन केस ऑफ अल्कली मेटल, तो डेंसिटी उनके बीच में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ऑब्वियसली वो डिक्रीज करेगा, है ना। वन सेकेंड गाइस। ठीक है, ओके। सो डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ तो दीज आर लाइट मेटल। हमेशा याद रखना कि लाइट एंड हेवी मतलब इसको किसको बोलते हैं हम, लाइट एंड हेवी। हेवी मतलब जिसका डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, जैसे कि डंबल उठा लीजिए, जो एक्सरसाइज करने के लिए जो डंबल उठाते हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा डेंसिटी होता है, तो इसलिए वो बहुत भारी है। अगर कोई खाली बॉक्स बक्स हम रख लें, मान लीजिए कि खाली कोई बक्सा है, उसको आप उठाएंगे तो उनका उसका इतना वो इतना हेवी नहीं होगा जितना उसके अंदर अगर आप कुछ भी रख के उसको उठाएं तो उसका डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, खाली बक्से का डेंसिटी उतना नहीं होगा। तो खाली बॉक्स उठाने में आपके इजी होगा रैदर देन द मतलब जो बॉक्स में कुछ भरा होगा। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे एटॉमिक वॉल्यूम ज्यादा है, तो इसीलिए वो सारे क्या है, लाइट मेटल है। ठीक है, उनका डेंसिटी कम है। ऑल द लाइट मेटल्स, ऑल आर द लाइट मेटल्स, द डेंसिटी ऑफ द मेटल्स ऑफ लिथियम सोडियम पोटेशियम आर लेस देन वाटर। ठीक है, हमेशा याद रखना कि ये जो मेटल्स होते हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम, इन मेटल का डेंसिटी जो होता है वो वाटर से भी कम होता है। ठीक है, देखिए कितना ज्यादा एटॉमिक वॉल्यूम है वो एटम के अंदर। तो डेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीजेस आज वी मूव डाउन फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। एक तो इनका डेंसिटी कम होता है, वाटर से भी कम होता है। देखिए तो मेटल का ये सारे मेटल, ये जो पर्टिकुलर अल्कली मेटल्स है, इस ब्लॉक में जो पर्टिकुलर अल्कली मेटल्स है उनका डेंसिटी वाटर से कम है। लिथियम सोडियम पोटेशियम का डेंसिटी वाटर से कम है क्योंकि एटॉमिक वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। अगर मैं ऊपर से नीचे मूव करूं ग्रुप में, डेंसिटी क्या करेगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा मतलब क्या, इन सब का तो मतलब कम है, डेंसिटी तो ओवरऑल कम है। लेकिन अगर मैं बात करूं लिथियम का, अगर मैं बात करूं लिथियम वर्सेस सीजियम की, तो यहाँ पे सीजियम का डेंसिटी लिथियम से ज्यादा होगा। ठीक है, तो पोटेशियम इज हाउएवर लाइटर देन सोडियम। क्यों, क्योंकि जो द रीजन फॉर द लो वैल्यू इज दैट these metal have high atomic volume. The abnormal volume of potassium is due to unusual increase in atomic size. ठीक है, that is atomic volume, atomic size सोडियम पोटेशियम का थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो इसीलिए क्या होता है कि उसका एटॉमिक वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है, तो इसीलिए उसका डेंसिटी कम हो जाता है। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ डेंसिटी क्या होगा, इस सीक्वेंस को हमेशा याद रखना क्योंकि एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, हमेशा सीक्वेंस को याद रखना। आपको जो आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया या फिर रेडियस का जो वैल्यू है उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो नॉर्मल सीक्वेंस है, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि दे दिया आपका एटॉमिक रेडियस का सीक्वेंस बता दीजिए। आपके पास अगर दिया होगा लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो किसका ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस पोटेशियम का ज्यादा होगा। ठीक है, इसको एटॉमिक रेडियस का सीक्वेंस एज वेल एज एटॉमिक डेंसिटी का सीक्वेंस हमेशा याद रखना। ठीक है, ओके। तो स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल एंड हार्डनेस एंड कोहेसिव एनर्जी की बात करते हैं। तो एट नॉर्मल टेम्परेचर में, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में, ऑल द ग्रुप वन मेटल अडॉप्ट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक टाइप। बीसीसी स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट करते हैं ऑल द अल्काली मेटल्स। बीसीसी मतलब क्या, कॉर्नर्स में एटम प्रेजेंट होंगे। एक पर्टिकुलर क्यूब हमने देखे थे ना लैटिस में, पर्टिकुलर जो क्यूब यूनिट सेल होता है, वो यूनिट सेल में जो क्यूब तरह का दिखता है वो यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में पीसीसी स्ट्रक्चर वो लेके रहते हैं। पीसीसी स्ट्रक्चर मतलब हर कॉर्नर्स में एक रहेगा एंड बॉडी के सेंटर में एक रहेगा। ठीक है, तो हर एटम हर एक ग्रुप वन मेटल का एटम जो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक टाइप लैटिस को शो करते हैं।
विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 8, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उनका 8, ठीक है। अगर आपने सॉलिड स्टेट नहीं देखा प्लीज जाके देख लीजिए, मैंने आपको नोट भी मिल गया होगा, ठीक है। तो हाउएवर एट वेरी लो टेम्परेचर्स लिथियम फॉर्म्स ए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, बट लेकिन बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर में लिथियम जो होता है वो कभी कभी HCP स्ट्रक्चर बना देते हैं विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 12, ठीक है। तो द कोहेसिव एनर्जी इज द फोर्स होल्डिंग द एटम्स और आयंस टुगेदर इन द सॉलिड, ठीक है। एक पर्टिकुलर सॉलिड में जो लाइक एटम्स होते हैं उनके बीच जो पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जो उनको कंबाइन करके रखता है उसको हम बोलते हैं कोहेसिव एनर्जी, ठीक है। तो कोहेसिव द एटम्स बिकम लार्जर ऑन डिसेंडिंग द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, तो इसीलिए बॉन्ड्स गेटिंग वीकर, इसीलिए कोहेसिव एनर्जी जो होता है वो डिक्रीज करता रहता है एंड सॉफ्टनेस जो होता है वो इंक्रीज करता रहता है। अगर आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर कोहेसिव एनर्जी आपको पूछेगा कोहेसिव एनर्जी का सीक्वेंस क्या होगा, यहाँ पे क्या दे कोहेसिव एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, तो इसीलिए कोहेसिव एनर्जी सबसे ज्यादा होगा लिथियम का, उसके बाद सोडियम का, उसके बाद पोटेशियम का, उसके बाद रुबिडियम का, उसके बाद सीजियम का, उसके बाद फ्रांसियम। फ्रांसियम को मत लिखिए यहाँ पे, सीजियम तक ही लिखिए, ठीक है। ये हुआ आपका कोहेसिव एनर्जी का सीक्वेंस, ध्यान में रखिएगा। अब हम देखते हैं कि आगे जाकर देखते हैं जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ जो ऑक्साइड है उनका, जो मेटल का ऑक्साइड है वो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर देखते हैं एंड एंटी कैडमियम फ्लोराइड लेयर का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है मैंने आपको बताया था, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, जिंक प्लेन स्ट्रक्चर क्या होता है, ऊर्जाइड स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने आपको सारे डिस्कस किया था सॉलिड स्टेट में। तो प्लीज अगर आपको याद नहीं है जाके रिवाइज करके आइए, ठीक है। तो रिवाइज कर लीजिए थोड़ा एक बार। मैंने आपको बोला था क्लासेस में भी रफ नोट बनाने के लिए, अगर आपने बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको थोड़ा चेक करके आइए, ठीक है। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड आर एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ध्यान में रखिएगा। जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम उनका जो ऑक्साइड का स्ट्रक्चर है वो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, एंड सीजियम ऑक्साइड जो है वो उसका स्ट्रक्चर क्या है, एंटी कैडमियम क्लोराइड लेयर का, ठीक है। एंटी कैडमियम क्लोराइड का लेयर का स्ट्रक्चर क्या होता है आपको जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना याद रखिए कि सीजियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो होता है वो सॉलिड का स्ट्रक्चर जो होता है वो एंटी कैडमियम क्लोराइड का लेयर जैसा होता है, ठीक है। अगर मैं देन बात करूं किसके ऊपर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है। द कोहेसिव एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज करेगा तो उनके बीच में क्या होता है, मेटालिक जो बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करता है, अगर तो इसीलिए क्या होता है कि कोहेसिव एनर्जी भी डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, ठीक है। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज करता है। The energy binding the atom in the crystal lattice of these metals is relatively low on account of the single electron in the valence cell, क्योंकि आज सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है मेटल मेटल के बीच में, तो इसीलिए उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ा कम होता है, तो इसीलिए क्या होता है कि कंसिक्वेंटली द मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इजीली वो लिक्विफाई हो सकते हैं, ठीक है। एंड एक तो वो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं उनके बीच में बॉन्डिंग बहुत वीक होता है, साइज बहुत बड़ा होता है, एक इलेक्ट्रॉन वो इजीली डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर हुआ तो वो तो इजीली अगर थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मुझे वो जल्दी से लिक्विफाई हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ध्यान रखना। अल्कली मेटल्स का लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है। दिस डिक्रीज इन मूविंग डाउन फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि जो कोहेसिव एनर्जी का सीक्वेंस है वो लिथियम का सबसे ज्यादा होता है, सोडियम का मतलब सीजियम का सबसे कम होता है ना। तो ये सीक्वेंस जो है वो मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी मतलब चलेगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लिथियम इज ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सीजियम, क्योंकि सीजियम का एटॉमिक साइज बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा एटम होगा तो उनका मेटालिक स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो बहुत कम होगा, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम हो गया तो उनके बीच में जो अगर मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो भी बहुत डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेल्टिंग पॉइंट जो मेल्टिंग पॉइंट का जो होगा वैसा ही होगा बॉइलिंग पॉइंट के केस में, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब जो मेटल मेटल जो लिक्विफाई हुआ होगा
उसको हम अगर गैस में कन्वर्ट करेंगे उनके बीच में भी वही लागू होगा, ठीक है। अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर में, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि वो इजीली एक इलेक्ट्रॉन को उनका बीच में जो बैलेंस, उनका जो एक बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ही होता है, तो उसको उनका एक तो साइज बड़ा होता है, अगर साइज बड़ा हुआ तो उनका जो न्यूक्लियस होता है उसका जो पावर होता है वो धीरे धीरे बैलेंस सेल के ऊपर डिक्रीज करता रहता है ना, तो इसीलिए जो जेड इफेक्टिव होता है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस विल बी लोअर फॉर द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो सकता है, तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, खुद को ऑक्सीडाइज करके दूसरों को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो उनका इसीलिए उनका इजीली इलेक्ट्रॉन आज दे इजीली डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन, इसीलिए उनका आयोनाइजेशन एनर्जी भी बहुत कम होता है, ठीक है। ड्यू टू देयर लार्ज साइज द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज फार फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड कैन इजीली बी रिमूव, ठीक है। then their ionization energy or ionization potential are relatively low, thus the metals have a great tendency to lose ns1 electron to change into metal plus ion, ठीक है। उनका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो होता है उनको डोनेट करते करके वो मेटल कॉर्नल बना लेता है easily, and these metal are highly electropositive in nature, highly electropositive, ध्यान में रखना, highly electropositive nature, as the ionization potential decreases from lithium to cesium the electropositive character increases, ठीक है। ionization potential decrease from lithium to cesium, ionization potential बोलिए या फिर potential मतलब टेंडेंसी, टेंडेंसी फॉर द आयनाइजेशन, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। एंड आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या, जितना एनर्जी रिक्वायर होता है आयनाइजेशन के लिए उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल लीजिए या फिर आयनाइजेशन एनर्जी बोल लीजिए, वो धीरे धीरे एट साइज इंक्रीजेस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सीजियम विल बी वेरी वेरी लो है, तो इसीलिए क्या होता है कि उनका जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज करता रहता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करता रहता है, ठीक है। तो देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। ionization energy required for the lithium will be greater than that of cesium, but ionization potential will be greater for cesium than the lithium। समझ में आ रहा है आपको क्यों ऐसा हो रहा है? मैंने बोला जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो होता है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफर, या फिर जो भी आप टेम्परेचर देंगे ना, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एनर्जी इंक्रीज होगा, तो जितना एनर्जी चाहिए लिथियम को एक मतलब लिथियम प्लस में कन्वर्ट करने के लिए उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, बट द पोटेंशियल और द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर फॉर द सीजियम दैन द लिथियम, तो इसीलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो सीजियम का ज्यादा है, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो सीजियम का कम है। ध्यान से समझिए एंड ध्यान से याद रखिए। तो इसीलिए क्या होगा कि दिस मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, as the ionization potential decreases from lithium to cesium the ionization potential नहीं ionization energy, ठीक है, ionization energy decreases from lithium to cesium, the electropositive character increases and that is the metallic character increases, the reactivity of this element also increases, ठीक है। लेकिन ये सीक्वेंस क्या है आयनाइजेशन एनर्जी का, आयनाइजेशन एनर्जी विल बी ग्रेटर फॉर लिथियम देन द सीजियम, ठीक है। okay in the ns1 electron is so loosely held that even the low energy photon can eject this electron from its metal surface। थोड़ा अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, फोटन मतलब पैकेट ऑफ एनर्जी, अगर आप थोड़ा सा पैकेट मतलब थोड़ा सा एनर्जी इंक्रीज करेंगे, अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर उनको मिला जाता तो वो इजीली सरफेस छोड़ देते हैं, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज टर्म्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Potassium and cesium are used in the photoelectric cell which are sensitive to blue light। ध्यान में रखना, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फोटोइलेक्ट्रिक सेल में कौन से एलिमेंट यूज होते हैं, आपको ध्यान रखना है अल्कली मेटल्स पोटेशियम एंड सीजियम, ठीक है। ओके ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूं तो अल्कली मेटल्स कैन लूज देयर ns1 इलेक्ट्रॉन क्वाइट इजीली टू फॉर्म यूनिवैलेंट पॉजिटिव आयन, ठीक है। मेटल प्लस वो इजीली अपना एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, तो द आयन हैज ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन इनर्ट गैस। दिस जो मेटल प्लस आया
आफ्टर डोनेटिंग द वन इलेक्ट्रॉन, वो जो कॉर्नल आपका पास आएगा वो इजीली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को रीच करेगा, तो इसीलिए वो इजीली डोनेट कर देगा। तो दिस मेटल आर यूनिवैलेंट, इनका वैलेंसी 1 है, so these are univalent in nature and so electrovalency that is from electrovalent compound, मतलब आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, सोडियम फॉर्म करता है ना NaCl, NaCl, KCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड होता है ना, ये सबके सब क्या है, आयोनिक कंपाउंड से। क्यों आयोनिक कंपाउंड से? क्योंकि वो आयंस में प्रेजेंट होते हैं। Na+ में होता है, Cl- में होता है, K+, Cl-, सीजियम प्लस, क्लोराइड माइनस, सीजियम क्लोराइड हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए, समझ के पढ़िए, आपको इजी लगेगा टॉपिक्स को याद करने की इतना ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं आएगी अगर आप समझ के पढ़ेंगे या एंड इस पीडीएफ को जितना बार बार रिवाइज करेंगे उतना आपका याद रह जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेन ग्रुप के लिए, ठीक है। तो सिंस द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ मेटल प्लस आयंस आर सिमिलर टू दोज ऑफ इनर्ट गैस, these ions have no unpaired electrons। देखिए लिथियम के केस में A1s, A2s, 1s में दो इलेक्ट्रॉन है, 2s में 1 था। अगर मैं लिथियम प्लस में कन्वर्ट करूं तो ये जाएगा क्या, 1s2, 2s0, मतलब कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, लेकिन लिथियम के एटम में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन था। तो after the removal of electron, these ions have no unpaired electrons and consequently are colorless and diamagnetic in nature। जो मेटल कॉर्नेल्स होते हैं वो डायमैग्नेटिक एंड कलरलेस होते हैं, लेकिन मेटल नहीं होता। मेटल के पास में, ध्यान से सुनिए, मेटल के पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, बट मेटल कॉर्नेल जो होता है उसका कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता एंड वो क्या करता है, वो उसका कलर जो होता है वो कलरलेस होता है एंड वो डायमैग्नेटिक होता है। बट मेटल इज पैरामैग्नेटिक एंड कलर ठीक है, कलर्ड होता है मेटल जो होता है, ठीक है। ध्यान से रखना, मेटल कॉर्नियल जो होता है वो कलरलेस होता है, डायमैग्नेटिक होता है, बट मेटल नहीं होता। मेटल जो होता है वो कलर्ड होता है, ठीक है। मेटल जो होता है वो कलर्ड होता है एंड उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। हाइड्रेशन ऑफ आयन से अगर मैं बात करूं तो दिस द सॉल्ट ऑफ अल्काइल मेटल आर आयोनिक। सॉल्ट ऑफ NaCl एक सॉल्ट है, KCl एक सॉल्ट है, वो सॉल्ट कहाँ से फॉर्म हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्लस HCl से। एसिड प्लस बेस में इसके एसिड प्लस बेस मिल के सॉल्ट बनाते हैं ना, तो NaOH प्लस HCl मिलकर NaCl बनाए हैं। KCl कैसे फॉर्म हुआ है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर KCl बनाए सॉल्ट है, ठीक है। तो these salts of ionic metals are ionic and soluble in water। अगर कोई भी एटम आयोनिक होगा तो वो तो मेटल में सॉरी वो तो होगा ना, वाटर में सॉल्युबल होगा ना, ठीक है। ओके, दिस सॉल्ट, देखिए मैंने आपको बोला कि ये Na+ एंड Cl- में होता है ना, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो दिस सॉल्ट, द सॉल्ट ऑफ आयनिक अल्काली मेटल्स, सॉरी गाइस, the salt of alkali metals are ionic and soluble in water and the solubility is due to the taste that cations get hydrated by water molecules। जो cations होते हैं, देखिए Na+ जो होता है, हम आगे जाकर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो Na+ होता है ना, वो वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है एंड वाटर मॉलिक्यूल्स है, वहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, तो वो इजीली उसको डोनेट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स एक क्लाउड की तरह प्रेजेंट होता है ना, तो जो उसका जो नॉन बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन होगा वाटर मॉलिक्यूल का, जो यहाँ पे जो लोन पेयर का जो लोन पेयर प्रेजेंट होगा, अगर वो उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज दिखेगा तो उसको वो इजीली डोनेट कर सकता है। तो इसीलिए क्या होगा कि वो इजीली हाइड्रेटेड हो जाएंगे, तो इसीलिए वो इजीली सोल्यूबल भी हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना पढ़ते हैं, आगे जाकर हम और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे और कैसे कैसे हाइड्रेशन होता है,
होप कि आप सब हमारे लेक्चर को डेली फॉलो करेंगे एंड आपको समझ में आया होगा मैंने आपको जितना भी पढ़ाया, ठीक है। तो प्लीज़ लेक्चर्स को फॉलो करते रहिए। डेली मेन ग्रुप को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको मतलब ये जो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, सिर्फ सिर्फ उतना ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से ही क्वेश्चन आएगा जो भी आएगा, ठीक है। वो नेट हो चाहे गेट हो कोई भी हो, यहीं से ही क्वेश्चन आएगा, सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो इस पीडीएफ को हमेशा पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना हमेशा अपना अपने नोट्स को। तो चलिए यहीं पे हम क्लास खत्म करते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए सबको थैंक यू। प्लीज़ वीडियोस को शुरू से खत्म होने तक देखिए, समझिए कॉन्सेप्ट क्या होता है और नए नए चीज़ों को सीखिए, ठीक है। एंड याद रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू गाइस, बाय।